गुड मॉर्निंग क्लास 9। ठीक है, एंड चैप्टर हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट से चल रहा है। लेक्चर आज हमारा 7 है। ठीक है, सब्जेक्ट बायोलॉजी। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात किया था न्यूक्लियस की। ठीक है बेटा, किसकी बात किया था? न्यूक्लियस की बात की थी। लेकिन हमने बताया था जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस बॉल के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी, जो कि क्या था? एक जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हमने उसको नाम क्या दिया था? क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, बेसिकली ये बने हुए होते हैं क्रोमैटिन के। किसके बने हुए होते हैं बेटा? ये क्रोमैटिन के बने हुए होते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, जो क्रोमैटिन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन वो जिस पॉइंट से आकर के मिलते हैं, दीज आर द क्रोमोसोम्स। ठीक है, लेकिन ये जिस पॉइंट से आके मिलते हैं उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? जो भाई इसकी तो कोई ये पॉइंट के रूप में है एक सेंट्रियोल। ठीक है, अब क्या है? इसकी तो कोई लेयर नहीं है ना। ठीक है, अब जो ये सेंट्रियोल होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेन्स होते हैं ऑफ द प्लांट सेल्स। ये जो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रियोल होते हैं, इनके बाहर का कोई भी आवरण यानी कि कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या था? अब देखिएगा, दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। ठीक है, अब ये क्या थे? जो सेंट्रियोल थे, हाँ सॉरी, एक चीज था मैंने बताया था, जो क्रोमोसोम से, ठीक है, ये क्या थे? आपके क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल था, तो ये प्रेजेंट था इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल्स। लेकिन जो एनिमल सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? जो मतलब फर्टिलाइज करती है, ठीक है, अपनी सेल्स को डिवाइड करके आगे बढ़ाती है, वो आपका सेंट्रियोल के द्वारा होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, कल मैंने मियोसिस एंड माइटोसिस आपको बताया था। ठीक है, वो कहते हैं क्रोमोसोम्स के जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस एंड माइटोसिस के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर सेल्स तरीके से डिवाइड हुई है, जो एनिमल सेल्स थी, इन एनिमल सेल्स में क्या होता है? जो कोशिकाएं विभाजित होती है, वो आपका सेंट्रियोल कहलाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वो क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। समझ में आया बेटा? ठीक है, देखिएगा, दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एंड जो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, समझ में आया? साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? जीव द्रव्य है, द्रव्य कहलाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, किसी कोशिका के अंदर का जो द्रव्य होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आया? ठीक है, दे हैव ए क्लैंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है? आपकी क्लैंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ आपका पेरिस्फेरल आप, ठीक है, ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये बने हुए होते हैं किसके? प्रोटीन के। These are made up of protein। ठीक है, जो ये आपके सेंट्रियोल होते हैं, किसके बने हुए होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो इनका फंक्शन क्या होता है, जो मेन फंक्शन है, दे आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पाइनल। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो सेंट्रियोल होते हैं स्पाइनल बनाते हैं, मतलब जो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इनके साथ में और आपके क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स जुड़ना शुरू कर देते हैं, ये जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये माइटोटिक स्पाइनल बनाती हैं, आपस में इनको जो क्रोमोसोम्स थे उनको जोड़ने का काम करती है। समझ में आया सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? दूसरा, दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, और दूसरा इनका जो मतलब जो फंक्शन होता है, जो रोल प्ले करते हैं, ये क्या करते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स का डिवीजन होता है, उसमें जो सेंट्रियोल होते हैं वो हेल्प करते हैं। देखो, एक सेल जुड़ी हुई थी, अब ये जो स्पाइनल फाइबर बने थे, इससे और सेल्स आकर के जुड़ना शुरू हो गई है। ठीक है, जो इनका मेन फंक्शन हुआ, फिर क्या आएगा? ये क्या करते हैं? कोशिकाओं का जो डिवीजन होता है उसमें हेल्प करते हैं। समझ में आया? ठीक है बेटा?
अब देखिएगा हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम, ठीक है। सेंट्रियोल के बाद आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम देखिएगा, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो आपके पेरियोक्सिसोम होते हैं, ठीक है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने पेरोक्सिसोम आपको एक नाम बताया था, ये वही है, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी आपको सिंथेसाइज होती है। समझ में आया? अभी क्या है, ये इनके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि इनके जो बाहरी आवरण होता है, ये मेम्ब्रेन यानी कि ये किसी न किसी परत से या किसी न किसी लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है पेरोक्सिसोम की जो बाहरी आवरण होता है। समझ में आया? दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो पेरोक्सिसोम है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स है, या फिर हम कह सकते हैं इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल समझ में आया? क्योंकि जो प्लांट सेल है वो कैसी है? यूकैरियोटिक है, क्योंकि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ में आया? और जो आपकी प्लांट सेल होती है उसी के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं? पेरोक्सिसोम होते हैं, जहाँ पे एटीपी का संश्लेषण होता है। समझ में आया? ठीक है। एंड देखिएगा इसमें दे आर मेड अप ऑफ आपको फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और वो किसके बने? जो पेरोक्सिसोम है ये बने होते हैं किसके? फॉस्फोलिपिड के। फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, बाइलेयर होते हैं, यानी कि इनकी जो बाहरी लेयर होती है वो दो पार्ट्स में या दो स्तर में डिवाइड होती है। ठीक है। एंड देखिएगा जो प्रोटीन्स दैट एक्ट ए प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन, जो इसके पेरोक्सिसोम जो करते हैं, जब इनको क्या होता है, जो बने हुए आपके फॉस्फोलिपिड के एंड फॉस्फोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संचय होता है, यानी कि इस ऊर्जा का निर्माण होता है। अब इसमें क्या है, ये क्या करते हैं, जो पेरोक्सिसोम होते हैं ये ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। दीज आर द हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा। समझ में आया? यानी कि ये आदान प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इनका देखिए जो मेन फंक्शन क्या होता है, दे प्ले ऑन आपका इंपोर्टेंट रोल लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी मैंने बताया ये क्या रोल प्ले करते हैं, यानी कि जितने भी फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं ये इनके जो मॉलिक्यूल है इनका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, जो लिपिड्स के मतलब जो लिपिड्स आपके मॉलिक्यूल्स है उनको मेटाबॉलिज्म करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनका आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इनका दे आल्सो प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन आपका सिंथेसिस, यानी कि ये क्या करते हैं, एटीपी का संश्लेषण करते हैं, या बिलीगर या फिर हम कह सकते हैं एटीपी का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, ऊर्जा को बनाते हैं। ठीक है, और जिस फॉर्म में ये ऊर्जा बनाते हैं इसको कहते हैं एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं, हमने क्रोमैटिन की बात की। अब क्रोमैटिन के जो थ्रेड थे वो बने हुए थे प्रोटीन के। अब प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, पेरोक्सिसोम से। समझ में आया? अब पेरोक्सिसोम के बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। किसकी बेटा? क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की हम बात करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक धागे रूपक संरचना होती है जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, और ये हेल्प करती हैं सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और वो जो सेल डिवीजन होता है इनमें वो होता है, दो सेल डिवीजन की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है माइटोटिक सेल डिवीजन एंड मेयोसिस सेल डिवीजन। क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, जो क्रोमोसोम से थ्रेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस की कोशिका के अंदर क्या करते हैं,
सेल को विभाजित करते हैं, और जो सेल को डिवाइड होती है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है एंड मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है। ठीक है, अब देखिएगा इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो आपका ह्यूमन है, ठीक है, उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। ठीक है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। ठीक है, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड विच आर ज्वाइन इन रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। देखिएगा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर से। ये इसको सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी है? एक स्पाइनल या फिर हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कह सकते हैं। ठीक है बेटा, एंड देखिएगा ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्रेड लाइक नोड्यूल्स करेक्टेड क्रोमोनिमेटा। अब ये जो नोड्यूल बनते हैं इनको क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। ये जो क्रोमोनिमेटा है ये सेंट्रोमियर के अपर एंड लोअर दोनों पार्ट्स पर पाए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, एंड देखिएगा इसमें और जो ये क्रोमेटिन होते हैं इनके मतलब आउटर में या फिर जिस जगह पे होती है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैट्रिक्स यानी कि कुछ ना कुछ द्रव्य पाया जाता है, जिसको सेंट्रोमिक द्रव्य सेंट्रोमिक मैट्रिक्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स लिपिड कहते हैं। जो क्या होता है, दिस आर द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो क्या करता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्या करता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपका जेनेटिक मटेरियल के द्वारा जाता है। ठीक है, जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये हेरिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। समझ में आया बच्चे? और ये जो होती है, ये इसमें जो द्रव्य होता है यानी कि जो जीन होते हैं, बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसके द्वारा कोई भी कैरेक्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया? ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम बात करते हैं इनमें जो सेल्स होती है इनका डिवीजन कैसे होता है। ठीक, आपको फर्स्ट क्रोमेटिन समझ में आया, उसको आपका जो प्रोवाइड कराते हैं प्रोटीन्स वो पेप्टिडोम के द्वारा होती है, एंड जो क्रोमोसोम थ्रेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें जो विभाजन होता है माइटोटिकली एंड मियोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रोल होते हैं और जो इनके अपर एंड लोअर पार्ट होते हैं उनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। समझ में आया? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है इन ह्यूमन वो कितना होता है? 46, यानी क्रोमोसोम्स की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल की। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका जो सेल डिवीजन होता है, ये सेल साइकिल किस प्रकार होती है? सेल डिवीजन ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की या फिर सेल साइकिल। सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल। ठीक है, देखिएगा सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस इन विच सेल डिवाइडेड एंड फ्रॉम डॉटर सेल्स। ठीक है, जो सेल्स होती हैं मतलब जो एक सेल है हमारा, ठीक है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन है या जो थ्रेड है ये विभाजित माइटोटिकली विभाजित होकर के अपनी एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, माइटोटिक के द्वारा क्या करते हैं, जो एक कोशिका की माना कि ये कोई भी एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा या माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो उसमें जो एक संतति कोशिका थी यानी कि जो एक न्यूक्लियस था उससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया? दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये माइटोटिक सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, एंड दूसरा देखिएगा जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो इसमें क्या होता है, मियोसिस के द्वारा एक कोशिका से मतलब 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ तो कितनी कोशिकाएं बनी? 2। अब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर जो एक कोशिका थी यहाँ से एक कोशिका डिवाइड होगी आपकी 2 सेल्स में। ठीक है, अब माइटोटिकली फर्दर डिवाइड होती है 1 2 3 4 यानी कि एक सेल से कितनी कोशिकाओं का निर्माण
कोशिकाओं का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? मियोसिस के द्वारा। माइटोटिकली एक सेल से कितनी कोशिकाएं बनी थी? 2। लेकिन मियोसिस से जो कितनी सेल्स का निर्माण होता है? इन क्रोमोसोम यानी कि इन सेल डिवीजन आपकी 4 संवृत कोशिकाओं का निर्माण होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन से 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। इनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। समझ में आया? ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो क्रोमोसोम आपकी ये सेल डिवीजन था, इन द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइडेड एंड फ्रॉम डॉटर सेल्स। ठीक है, अभी सीरीज बनाती है किसकी? डॉटर सेल्स की। द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये पूरा प्रोसेस किसके द्वारा होता है? सेल डिवीजन के द्वारा होता है। ठीक है। एंड देखिएगा जो सेल साइकिल होती है इसको कंप्लीट किया जाता है निम्न स्टेप्स में। फर्स्ट है आपका जीवन। ठीक है, फर्स्ट देखिएगा जीवन स्टेज, जो साइकिल है इसका फर्स्ट देखिएगा जीवन, यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है। एंड सेकंड देखिएगा इसमें एस फेज, एंड नेक्स्ट देखिएगा इसमें G2 फेज, एंड फोर्थ इसमें M फेज, एंड माइटोसिस होगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस, एंड नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब जीवन फेज जो होती है इसमें देखिएगा भाई लाइफ साइकिल था, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे? 46 थे। अब जब जो सेल डिवीजन माइटोटिक एंड मियोसिस के द्वारा जब सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया? माइटोटिकली 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया, और मियोसिस के द्वारा इसमें 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया। अब ये जो सेल साइकिल है इसमें निम्न अवस्थाएं होती हैं। जो नंबर 1 अवस्था होती है उसको जीवन फेज कहते हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज इसको हम कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें देखिएगा इट इज अ फेज बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब कोई भी क्रोमोसोम का मतलब ये क्रोमोसेल ये न्यूक्लियस सेल इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर चल जीवन फेज यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज स्टार्ट हुई तो इसमें कुछ द्रव्य प्रेजेंट था, जिसको मैं अभी बता दिया दीज आर जेनेटिक मटेरियल। वो क्या होता है? डीएनए। ठीक है, क्या है वो? डीएनए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा सेल डिवीजन एंड आपका डीएनए रेप्लिकेशन। जब इसमें सेल का विभाजन यानी कि माइटोटिकली या फिर मियोसिसकली इसमें जब विभाजन होता है तो ये डीएनए की सेल्स जो होती है रेप्लिकेट करना शुरू कर देती है। मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है, क्योंकि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट भी करते हैं, अपनी कोशिकाओं को स्वयं बढ़ाते हैं बिना किसी दूसरे की हेल्प के। ठीक है, बिना किसी दूसरे के हेल्प के लिए क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट भी करते हैं। अब जीवन फेज जो होती है इसमें जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेप्लिकेट कर जाती है। समझ में आया? एंड अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये आता है जीवन फेज के अंतर्गत। समझ में आया? एंड दूसरा देखिएगा इसमें एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट स्टार्ट इन सिंथेसिस फेज। अब जब डीएनए क्या हो गया? यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, एक डीएनए 2 डीएनए का निर्माण हो गया। अब जब एस फेज आती है डीएनए रेप्लिकेट स्टार्ट, ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो क्या करता है? और अपनी और भी ज़्यादा कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर तो रेप्लिकेट हुआ है, यहाँ पर तो रेप्लिकेट हुआ है भाई, लेकिन जो एस आपकी एस फेज होती है यहाँ पर रेप्लिकेशन जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? संश्लेषण के लिए मतलब अपनी कोशिकाओं को और आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है एस फेज में। क्लियर हो गया बेटा? एंड अब बात करते हैं हम G2 यानी कि सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जब ग्रोथ फेज थी एंड सेकंड यहाँ पे तो कंप्लीट हुआ, यहाँ पर क्या हो गया? संश्लेषण के लिए रेडी हो गया। एंड आपका G2 यानी कि सेकंड, हम इसको बोल सकते हैं सेकंड ग्रोथ फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है, देखिएगा इसमें सेकंड ग्रोथ फेज, इन दिस फेज द सेल ग्रोथ फर्दर प्रोड्यूस प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स एंड स्टार्ट रिपेयरिंग द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ माइटोटिक फेज। इन द देखिएगा सेकंड में जो सेल्स आपकी यहाँ पे रेप्लिकेट हुई थी, यहाँ पे सेल्स को आगे बढ़ाना शुरू किया था। अब यहाँ पर आगे क्या करती है? जो संश्लेषण के लिए जो सेल्स प्रेरित हो रही थी वो G2 फेज में यानी सेकेंडरी ग्रोथ हुई। अभी सेकेंडरी ग्रोथ है, ध्यान से सुनना।
तो यहाँ पे कंप्लीट संश्लेषण हो जाता है, यानी कि जो रेप्लिकेशन होता है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्रोटीन जितने भी मॉलिक्यूल्स सब ऐड होकर के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इनकी जो कोशिकाओं की जो संख्या थी G2 फेज में आने पर क्या होती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है भाई, दुगनी हो जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है, यहाँ पर एक सेल्स का यानी कि एक सेल्स को लेकर के हम यहाँ चलते, लेकिन जो रेप्लिकेशन हुआ था बहुत सारे सेल्स का भी हो सकता है भाई डीएनए में। तो यहाँ जो सेल थी, यहाँ जो मैट्रिक्स था यानी कि जो लिक्विड है, जो जेनेटिक मटेरियल, इसमें तो बहुत सारा लिक्विड मिलता, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो बहुत सारे डीएनए रेप्लिकेट करे होंगे, लेकिन हम आपका एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक सेल्स थी यानी कि बहुत सारे सेल्स रेप्लिकेटेड, यहाँ पे उनसे दुगनी सेल्स का निर्माण हो गया, इसलिए हमने इसको नाम दिया सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एम फेज की। किसकी बात करते हैं, एम फेज की बात करते हैं। इन दिस फेज सेल स्प्लिट एंड डीएनए इनटू टू आपकी कॉपीज। अब यहाँ पे जो डीएनए होता है, ठीक है, फर्दर यहाँ पे की ग्रोथ बढ़ी, अब वो यहाँ पे अपनी संख्या को मतलब क्या था, अब तो यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा था, अपनी संख्या को बढ़ा रहा था। अब क्या करता है, बिल्कुल अपने ही जैसी संख्या को यानी कि अपने जैसे डीएनए को कॉपी करता है। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर डीएनए होता है इस तरीके का डीएनए होता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको अपने जैसा दूसरे डीएनए का निर्माण यानी कि कॉपी करता है, यानी कि उनको संरचना यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और ये कंडीशन होती है एम फेज। समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोसिस। अभी तक हम कह रहे थे इनमें जो सेल डिवीजन हो रहा था वो माइटोटिकली होता है एंड मियोसिस के द्वारा होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें माइटोसिस की। ठीक है, दिस सेल्स न्यूक्लियर डीएनए इज अब कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं एंड जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं वो रेप्लिकेट यानी कि सेल को जो विभाजित करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा करते हैं। ठीक है, एंड देखिएगा द रेस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स आर कैरी विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स थे वो अपनी प्रॉपर शेप में जो डीएनए बनी, डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा था ना, ठीक है, अब डीएनए से क्या क्रोमोसोम्स जो थे उनके साथ मिलकर के एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना शुरू कर देते हैं, जिसको हम स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं। ये कंडीशन आती है माइटोसिस डिवीजन में। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आती है आपकी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इस बीइंग आफ्टर मियोसिस, ये जो आपकी स्टेज आती है साइटोकाइनेसिस, ये माइटोसिस के बाद वाली स्टेज होती है एंड लास्ट स्टेज होती है। इन दिस फेज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। अब यहाँ पर आते आते क्या होता है, जो इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस या जितने भी डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने थे साइटोकाइनेसिस के द्वारा वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई सेल साइकिल चल जाता है, सेल डिवीजन चल जाता है। ठीक है, मैंने बताया था माइटोटिकली जो होता है कोई भी सेल थी, माइटोटिकली किसमें डिवाइड हुए, दो सेल्स में। ठीक है, ये केवल माइटोटिक सेल डिवीजन था, लेकिन अब मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती है तो फर्दर डिवाइड हो जाती है ये सेल्स, यानी कि आप कह सकते हैं मियोसिस के द्वारा ये सेल्स कितनी बन गई, यहाँ पर जो निर्माण हुआ है सेल्स का वो डॉटर सेल से हुआ है। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस था, यानी कि हम सिंगल डीएनए को लेके चल रहे थे, लेकिन डीएनए बहुत सारे बने होंगे। ठीक है, एक डीएनए यहाँ पे जनरेट हुआ था जो रेप्लिकेट करने के लिए रेडी था, कंप्लीटली रेडी हो गया एस फेज में, फिर अपनी संख्या को आगे बढ़ाता है G2 फेज में, जिसको हमने सेकंड ग्रोथ फेज कहा। ठीक है, एंड एम फेज में क्या हुआ था बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ये सेकंड फेज थी इनको फिर से क्या करता है, ये जो डीएनए वगैरह होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनको ये सब प्रोवाइड कराता है, जो कि आपकी पर्टिकुलर शेप यानी कि जो क्रोमोसोम्स है उनका निर्माण शुरू कर देता है। ठीक है, एंड यह कह सकते हैं कि वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल के थ्रू क्या करता है, अपने जीन को ट्रांसफर करता है इन दिस फेज। एंड मियोसिस में सेल का डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जो साइटोकाइनेसिस मतलब स्टेज आती है सबसे लास्ट वाली, यहाँ पे कंप्लीटली एक सेल से दो टोटल सेल्स का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सेल्स फर्दर डिवाइड होती हैं तो एक सेल से दो सेल्स का निर्माण हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए या फिर क्रोमोसोम, जो कि कैसा है, जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद वाला कंडीशन था आपका क्रोमैटिन एंड आपका पेरोक्सिसोम जो प्रोटीन्स का निर्माण कर रहा था, एंड इसके बाद हुआ आपका क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनकी शेप कैसा था, इसके बाद हमने बात किया इनकी जो इनकी सेल्स डिवाइड किस प्रकार होती है। समझ में आया, एक सेल से दो सेल्स का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस के द्वारा। ओके, थैंक यू।